do the first sum on partnership final accounts. ये जो पहला सम है ये आपको ध्यान से समझना है और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स का बेस है और इवन आप जब आगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बाद कंपनी फाइनल अकाउंट्स जब आप सीखोगे तो वहां पे भी ये बेस बनेगा। जैसे आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट सीखा वैसे ही पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स अभी आप सीखोगे और उसके बाद आप आगे कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी सीखोगे पर बेस वही होगा। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी ईयर ऑफ योर फर्दर स्टडी। यहां पे हम फर्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे अभी आप देख रहे हो कि आई हैव डिवाइडेड द कंप्लीट व्हाइट बोर्ड इन 3 पार्ट्स। ये मेरा यहां से पहला पार्ट, देन दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। जो आप 3 पार्ट्स देख रहे हो यही 3 पार्ट्स आपके लिए 3 पेजेस है। सो ये आपका पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। यहां पे हम फर्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे हमने ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा। ये पार्टनर्स के नाम है। हम किसकी बुक में फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं वो पार्टनर्स के नाम यहां लिखना कंपलसरी है। सो इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. Even this is very important that on which date we are doing this final accounts, that is 31st March 2019. एक और बात आपको खास बता दूं, for the year ended. For the year ended means there are 12 months in a year. Always remember, okay? And now what I want to say here, this is your first part. Here we are going to do the trading as well as I will start from the bottom profit and loss account. Roughly you can start from 20th line, your profit and loss account you can start from 20th line and it will continue till here. Afterwards you can see the partners capital account, then this is your balance sheet, liability side and asset side. एक बात खास ध्यान में रख लेना कि जब भी आप सम्स कर रहे हो तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस जाने वाला है। सो ये आपको प्रॉपर्ली मालूम होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको जो मिलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा कैपिटल का वो जाएगा आपके बैलेंस शीट में और यहां पे आपका फाइनली सम टैली होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। Daya and Kshama are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1. Daya and Kshama, they are the 2 partners. These are the 2 partners. So यहाँ पे इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी आपको दे दिया है 1:1, मतलब इक्वल है। From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और डेट दिया है 31st March 2019. That's why I also write here 31st March 2019. Here you can see the first item, stock on 1/4/2018. Stock on 1/4/2018. So here this is your opening stock. अगर आपको 1 अप्रैल 2018 दिया है इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हुआ क्योंकि हमारा ईयर एंड है 31st March 2019। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज योर असेट्स। देन थर्ड, वेजेस एंड सैलरीज। प्लीज रिमेंबर वेजेस एंड सैलरीज है तो वेजेस एंड सैलरीज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो वो जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम लोग नीचे से 10 लाइन से रफली स्टार्ट करेंगे। सो यहां से 10 लाइन हम लोग
स्टार्ट करेंगे पहला आइटम अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जब आएगा। देन योर सन्ड्री डेटर्स इज एन असेट, हमें डेटर्स से पैसे लेने होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर आवर असेट्स। देन यू कैन सी द बैड डेट्स इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आइटम्स, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देन परचेज trading account debit side, motor car it's your assets, then machinery it is also your asset, so it also goes to the balance sheet asset side. Then audit fees, we are giving it to the auditor for checking the books of accounts and it is an expense related to office, so it goes to your profit and loss account debit side. Then sales return it's an exactly opposite item to your sales. So what we will do to get the net sales, what we will do, we will deduct the sales return from sales. मतलब हम क्या करेंगे, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय सेल्स और उसमें से हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। सो ग्रॉस सेल्स में से हमें क्या मिलता है, जब सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो हमें यहां पे मिलता है नेट सेल्स। हम इसके अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और आउटर कॉलम में उसका फाइनल फिगर माइनस करके जो भी अमाउंट होगा वो हमें लिखना है, हम उसे कहते हैं नेट सेल्स। देन हियर यू कैन सी डिस्काउंट हियर इट इज ऑन द डेबिट साइड, डिस्काउंट इज योर डेबिट आइटम। सो यहां पे ऊपर हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब हुआ ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर आपको क्लियरली नहीं दिया है कि डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ऊपर आप चेक कीजिए कि ये डेबिट बैलेंस अमाउंट है या क्रेडिट बैलेंस अमाउंट है। अगर डेबिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा, और अगर अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में दिया है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। देन हियर द नेक्स्ट वन, building is your assets again, so balance sheet assets. Cash at bank, this is also your asset. 10% investment, remember student, this is hidden adjustment, ये एक hidden adjustment है। hidden adjustment मतलब जो आपको क्लियरली बताई नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको इसे सॉल्व करना अपने वे से बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपको हाफ इंफॉर्मेशन दे दी है और नीचे एडजस्टमेंट जो दी है उसमें कहीं पे कुछ वे नहीं होगा, कहीं पे कुछ लिखा नहीं होगा, आपको खुद को समझना है। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर 20,000 10% इन्वेस्टमेंट। मैं पहले ये बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट असेट्स है एंड दैट्स व्हाई इट गोस टू द असेट साइड, बैलेंस शीट असेट्स। देन अब हमें एक नीचे 7th नंबर पे जब भी ऐसे कोई एडजस्टमेंट आए हम लोग भूल ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर देके एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लिखते जाएंगे। सो जितने ऐसे हिडन एडजस्टमेंट होंगे वो हम लोग एडजस्टमेंट्स के लिस्ट में नीचे नंबर देके लिखते जाएंगे। सो योर 7th एडजस्टमेंट, व्हाट यू विल राइट हियर, सी यहां पे पहले लिखने के पहले आप जरा चेक कर लो कि ये 10% इन्वेस्टमेंट जो है, 10% ये क्या है, 10% है उसका इंटरेस्ट या रिटर्न्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 10% मतलब 2,000, यू जस्ट रिमूव 1 0, एक 0 हटा दोगे तो आपको 10% मिल जाएगा। सो 20,000 का 10% हुआ 2,000, और 2,000 क्या ये इंटरेस्ट हमें मिला है? अगर हां तो हमें इफेक्ट नहीं देनी है, पर हमें पता कैसे चलेगा? तो हमें क्रेडिट साइड पे चेक करना चाहिए, क्योंकि इनकम सारे क्रेडिट साइड पे होते हैं। तो आप क्रेडिट बैलेंस की कॉलम में चेक करोगे, क्या कहीं पे आपको 2,000 का अमाउंट दिख रहा है, या आप क्रेडिट बैलेंस कॉलम में आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा कहीं पे लिखा है। सो हियर इफ यू चेक देयर इज नथिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये इंटरेस्ट लेना बाकी है, और अगर ये लेना बाकी है तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोला जाएगा। सो इसका मतलब हुआ हमें 7 एडजस्टमेंट देनी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000,
outstanding interest on investment. Now advertisement paid for 9 months. जब हमारा ईयर 12 मंथ्स का है तो हम 9 मंथ्स के लिए कैसे पे कर सकते हैं? अगर फिर भी हमने पे किया है तो इसका मतलब हमारा 3 मंथ्स का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमें 3 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करना है. सो अगेन वन मोर हिडन एडजस्टमेंट के, सो हियर यू कैन सी द एडजस्टमेंट नंबर 8. सो हियर अगर 4500 is for 9 months, 4500 is for 9 months. So here अगर 4500 9 months का है तो 1 month का कितना हुआ 500. So here you can understand 9 5s are 45 and so 3 months it comes to 1500. So 3 months का एक्सपेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ 1500 जो कि हमें देना बाकी है, इसलिए हमें एक एडजस्टमेंट लिखनी पड़ेगी और आपका एडजस्टमेंट नंबर 8 होगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 3 मंथ्स ₹1500. इसके एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट्स हम जब सारे एडजस्टमेंट करेंगे तब सीखेंगे. ओके, राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट पे यहां पे एडवर्टाइजमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे हमें लिखना है. देन यू कैन सी रॉयल्टीज. ये रॉयल्टीज पेड है. व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन ऑन द डेबिट साइड. जैसे मैंने आपको डिस्काउंट के लिए बताया, अगर डिस्काउंट डेबिट साइड पे है तो डिस्काउंट अलाउड है. ओके, लेकिन वही अगर यहां पे रॉयल्टीज भी अगर डेबिट साइड पे है तो इसका मतलब हुआ रॉयल्टीज डेबिट साइड पे आएगा, तो ये डेबिट मतलब एक्सपेंस हुआ और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में. नाउ वी विल सी द क्रेडिट बैलेंस. द फर्स्ट आइटम इज जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, मतलब पिछले सालों का जमा हुआ प्रॉफिट जो हम लोग हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए हमारे बिजनेस में कंटिन्यू करते हैं. यहां पे ये जनरल रिजर्व हमें लायबिलिटीज में शो करना है. दिस इज योर लायबिलिटी साइड. Then you can see the capital of Daya and Kshama. Where you will show your capital. So capital जो पार्टनर्स की है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे शो करना है, लेकिन उस वक्त पे हमें क्या लिखना है? By balance brought down and we will write the amount of both the partners. This is the opening capital. Please remember ये जो आपको दिया गया है वो है ओपनिंग कैपिटल और इसके सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल और वो क्लोजिंग कैपिटल फिर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये जो आपका बैलेंस आपको दिया है वो आपको क्या एज्यूम करना है? दिस इज एन ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड वी विल राइट द अमाउंट. हियर now you can see the next one, creditors. Creditors you will show it on the liability side. Creditors हमारे लिए क्यों liabilities हैं? क्योंकि अगर हमें लोगों को पैसे देने बाकी है तो ये हमारे लिए liabilities है, और अगर वही लेने बाकी हो मतलब debtors तो हमारे लिए assets है. And now you can see the RDD. Please remember this is a very important item. Maximum students have a problem with this item. So जरा ध्यान से सुनना. RDD इसका मतलब है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्या करना है? आपको बैड डेट से इसे रिड्यूस करना है. बैड डेट से रिड्यूस करना है मतलब आपको माइनस करना है फ्रॉम बैड डेट्स. अब बैड डेट्स कहां पे आता है? तो बैड डेट्स आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो यू विल डिडक्ट RDD फ्रॉम बैड डेट्स. हम इसे ओल्ड RDD बोलते हैं. ओके, सो रिमेंबर इफ RDD is given in your trial balance then it is an old RDD. If it is given in the adjustment then we will call it as a new RDD. मतलब अगर RDD एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो हम उसे न्यू RDD कहेंगे, वही अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो हम उसे कहेंगे ओल्ड RDD. नाउ सेल्स will goes to the trading account credit side. Here
we can understand. Outstanding wages. This is normally comes through adjustment, but ये ट्रायल बैलेंस में है. So ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स के एक ही इफेक्ट होते हैं, तो इसका भी एक ही इफेक्ट होगा, लेकिन ये कहां पे शो होगा? तो ये होगा लायबिलिटीज में. हम यहां पे एज्यूम करते हैं कि हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट दे दिया है, सिर्फ बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देना बाकी है, और बैलेंस शीट में ये कहां पे होगा? शो लायबिलिटी साइड. क्यों? क्योंकि हमें वेजेस देना बाकी है. So this is an outstanding wages and goes to the liability side of the balance sheet. Here you can see the purchase return now. So purchase return कहां पे होगा? तो जैसे सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होता है, वैसे परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज से माइनस. सो हमें यहां पे ओपनिंग स्टॉक के बाद होगा परचेज, और परचेज से हमें क्या करना है? परचेज रिटर्न माइनस. तो परचेज से जब आप परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट परचेज. इसका मतलब क्या हुआ? तो परचेज हम क्या एज्यूम करते हैं? ग्रॉस परचेज. मतलब ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू नेट परचेज. सो यहां पे हम जो परचेज लिखेंगे हम इसे एज्यूम करते हैं ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और इन दोनों के फिगर यहां पे आएंगे, अल्टीमेट माइनस होकर फिगर आएगा आउटर कॉलम में. सो वो क्या होगा? नेट परचेज. देन यू कैन सी द डिस्काउंट. जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर डिस्काउंट डेबिट साइड पे दिया हो तो हम उसे क्या एज्यूम करेंगे? डिस्काउंट अलाउड. लेकिन वही अगर आपको क्रेडिट साइड पे दिया हो तो हम उसे एज्यूम करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड. और अगर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये हमारे लिए इनकम है, और अगर ये इनकम है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर ओवरऑल आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एडजस्टमेंट्स. हियर वी हैव टू सी दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट, closing stock. Closing stock, this is the most important adjustment. This will come in your exam 100%. So closing stock rupees 40,000. Here you can understand closing stock ये कहां पे आएगा? तो एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट होगा असेट्स. So here for every adjustment there are two effects. एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा होगा असेट्स. नाउ दिस सेकंड एडजस्टमेंट, depreciate building and machinery at the rate of 5% and 3% respectively. What is the meaning of depreciation? Depreciation means wear and tear of the assets. मतलब जो assets है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है. As we are using, so it gets, the value of it gets reduced. Now, so what we have to do for this adjustment? हमें जब वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा. What we will do? तो ये assets कहां पे है? ये assets यहां पे आती है, दोनों भी बिल्डिंग और मशीनरी. हम क्या करेंगे? दोनों भी माइनस करेंगे. जो भी अमाउंट होगा बिल्डिंग का, प्लीज चेक द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग का अमाउंट है 75,000. तो 75,000 का हम लोग 5% निकालेंगे, और मशीनरी का अमाउंट है 1,14,800. वो भी हमें उसका 3% निकाल के माइनस करना है. ये माइनस करके हमें कहां पे शो करना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ये आपका कंटिन्यू होगा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो एक इफेक्ट हुआ माइनस असेट्स, एंड द सेकेंड इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. Now we will move towards the third adjustment. Bills receivable included dishonored bill of rupees 3,000. अगर ये बिल्स रिसीवेबल था मतलब हमें इसके पैसे लेने बाकी थे, तो ये डिसऑनर हुआ है. डिसऑनर हुआ मतलब क्या? द पार्टी कैन नॉट पे ऑन द ड्यू डेट. पार्टी ड्यू डेट पे जब ये बिल ड्यू हो रहा था, जब बिल ड्यू होता है हम उसे क्या कहते हैं? जिस डेट पे हम उसे कहते हैं ड्यू डेट. मतलब पार्टी आफ्टर 2 मंथ्स से 3 मंथ्स जब भी ड्यू डेट होगी तो उस ड्यू डेट पे वो पेमेंट नहीं कर पाई, तो हम इसे क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. अब जब ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है तो पहले तो हमें ये बिल्स रिसीवेबल से निकाल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
बिल्स रिसीवेबल से माइनस। अब कहीं ना कहीं तो दूसरी इफेक्ट आएगी, तो जरा सोचो कि बिल्स रिसीवेबल का सोर्स क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल का सोर्स है डेटर्स। हम जब डेटर्स से कंफर्मेशन ले लेते हैं, रिटर्न कंफर्मेशन, तब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ये रिटर्न कंफर्मेशन में आता है तो हम डेटर्स से उसको बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करते हैं। इन शॉर्ट इसका सोर्स हुआ डेटर्स। तो जब ये सोर्स डेटर्स है तो हमें वापस रिवर्स इफेक्ट देने के लिए हमें डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। सो प्लीज ध्यान से समझ लेना, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड माइनस बिल्स रिसीवेबल एंड द सेकेंड इफेक्ट इज एड टू डेटर्स। अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है तो पहला इफेक्ट होगा बिल्स रिसीवेबल से हमें माइनस करना है, क्योंकि ये अभी ये बिल्स रिसीवेबल रहा नहीं, क्योंकि ये डिसऑनर हो गया। और इसके सोर्स में हमें वापस ऐड करना पड़ेगा, और इसका सोर्स है डेटर्स, तो वी विल ऐड अप टू द डेटर्स। नाउ द नेक्स्ट वन, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in the books of accounts। हमने यहां पे पार्टनर ने, यहां पे हमें देखना है कि पार्टनर ने खुद ने, दया इज अ पार्टनर, एक पार्टनर है, उसने खुद ने गुड्स विड्रॉ किया है और यहां पे हमने उसकी इफेक्ट दी नहीं है। सो गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये ड्रॉइंग्स हुआ, एंड वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नहीं रिकॉर्ड किया तो अब रिकॉर्ड करेंगे। सो हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड? एक इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये गुड्स गया। रिमेंबर, जब भी गुड्स आता है तो डेबिट साइड, गुड्स जाता है तो क्रेडिट साइड। मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, एंड द सेकेंड इफेक्ट गोज टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। टू ड्रॉइंग्स, ब्रैकेट में मैं गुड्स लिखूंगा और मैं अमाउंट कहां पे लिखूंगा? दया के कॉलम में, बिकॉज दया हैज विड्रॉन, एंड आई विल पुट अ डैश in the column of Kshama. Now the next one, write off ₹1,800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors. See, ये दोनों भी इफेक्ट जो है, there are two adjustments in this one adjustment, that is your adjustment number 5. इस एक एडजस्टमेंट में आपको दो एडजस्टमेंट दी गई है, पर आपको करना है सेम, दोनों की भी इफेक्ट सेम ही होगी। ये होगा राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स, मतलब हमें क्या करना है? बैड डेट्स को हमें हटाना है। बैड डेट्स से ये हमें राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स मीन्स व्हाट वी विल डू? वी विल रिड्यूस। अब जब ये बैड डेट्स है, मतलब ये पैसा आने का कोई चांस नहीं है, सो हमें डेटर से इसे माइनस करना पड़ेगा और बैड डेट्स में ऐड, क्योंकि बैड डेट्स ऑलरेडी था, उसमें ये और इंक्रीज हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड टू बैड डेट्स एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। सो प्लीज रिमेंबर, जो बैड डेट्स है ये न्यू बैड डेट्स एज्यूम होता है जब एडजस्टमेंट में दिया है, और जो ओल्ड बैड डेट्स है वो ट्रायल बैलेंस से आता है। सो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको बैड डेट्स दिया है तो हम उसे ओल्ड बैड डेट्स समझेंगे, और अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो हम उसे समझेंगे न्यू बैड डेट्स। तो ये जो न्यू बैड डेट्स है ये हमें क्या करना है? बैड डेट्स में ऐड करना है और वे डेटर्स से हमें माइनस करना है। सो इसकी इफेक्ट क्या हुई? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स। नाउ द सेम इफेक्ट यू कैन सी हियर, maintain RDD at 5% on sundry debtors. Maintain RDD at 5% on sundry debtors. This is the same amount. Here we are getting, but एक बात ध्यान में रखना कि जो 5% आपको निकालना है वो आपको रिड्यूस्ड अमाउंट पे निकालना है। मतलब जब न्यू बैड डेट्स है ये माइनस हो जाएगा जब डेटर से, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आपको अमाउंट आरडीडी का निकालना है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यू आरडीडी। देन सो इसके भी इफेक्ट लेकिन पहले बता दूं सेम रहेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स। एक स्लोगन बना के रखो, जब भी आपको न्यू बैड डेट्स या न्यू आरडीडी सोचना है
तो आपको क्या बताना है, अपने दिमाग में एक ही स्लोगन आना चाहिए, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स। एंड नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सिक्स्थ वन, गुड्स ऑफ ₹6,000 was sold but no entry was made in the books of accounts। इसका मतलब क्या हुआ, हमने गुड्स तो बेच दिया लेकिन इसे अकाउंट्स में शो नहीं किया। ठीक है, अभी शो कर दो। हाउ यू विल शो इट, दिस इज एन अनरिकॉर्डेड सेल्स। हाउ यू विल शो, हियर यू विल ऐड अप टू द सेल्स। हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स में हमें ऐड करना पड़ेगा और डेटर्स में भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे क्रेडिट सेल एज्यूम करते हैं। सो ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर्स। सो सेल्स का क्लियर रिलेशन होगा डेटर्स से और डेटर्स में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे और एक्स्ट्रा मनी लेने बन रहे हैं, तो ये हमें डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। और हमारा सेल्स भी बढ़ रहा है तो हमें सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। सो प्लीज रिमेंबर, अनरिकॉर्डेड सेल्स add to sales, add to debtors। And our seventh adjustment, which was hidden adjustment, but I have written here, so यहाँ पे हमने हमारे नॉलेज के लिए लिख दिया है ताकि हम लोग जब सम करें तो इसे भूल ना जाए। So 10% इन्वेस्टमेंट ₹20,000, अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देने। सो यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिख के रखेंगे। सो 20,000 का 10% मैंने आपको पहले भी बताया, ₹2,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यू कैन कॉल इट एज द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, मतलब हमें लेना बाकी है इंटरेस्ट। सो ये इफेक्ट क्या होगी, सो फर्स्ट वी हैव टू एड अप टू द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तो पैसा जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब इन्वेस्ट किया है, वो तो हमें लेना ही है, इसलिए वो ऑलरेडी हमारी असेट्स है। और अभी इंटरेस्ट भी लेना बाकी है तो हमारे अमाउंट बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम क्या ऐड करेंगे, इसी में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहां पे ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट में। सो एक इफेक्ट हुआ ऐड टू इन्वेस्टमेंट, एंड नाउ दिस इज एन इनकम। तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो वन इफेक्ट ऐड टू इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इफेक्ट profit and loss account, credit side. Now the eighth adjustment, hidden adjustment, but it is, remember, this is your second hidden adjustment. Advertisement paid for 9 months, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अगर 9 months का 4,500 है तो एक महीने का हुआ 500, और अगर साल में 12 months है तो इसका मतलब अगर 9 months का पे किया तो 3 months रिमेनिंग, और ये 3 months का होगा 1,500। ये हमें देना बाकी है, दिस इज एन एक्सपेंस बट येट टू पे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एड टू एडवर्टाइजमेंट एंड इट इज अ लायबिलिटी, यस वी हैव टू पे, दैट्स व्हाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज में शो करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ एड टू एडवर्टाइजमेंट एंड शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट होगा एड टू एडवर्टाइजमेंट, एंड द सेकेंड इफेक्ट इज liability side, balance sheet. So students, we have seen all the adjustments, but here the important thing which I want to tell you, always debtors के बारे में ध्यान रहे कि हमें adjustments देते वक्त order follow करना है। So सबसे लास्ट में होगा debtors में जो हम इफेक्ट देंगे वो न्यू RDD का, उससे ऊपर हम देंगे न्यू बैड डेट्स का, और उससे ऊपर हम सारे एडजस्टमेंट्स देंगे जो डेटा से रिलेटेड होंगे। तो ऐसे में आपको अगर ऑर्डर एडजस्टमेंट्स का ऊपर नीचे करके दिया है तो आपको चेंज करना है, और यहां पे मैं इस एडजस्टमेंट्स में ऑर्डर चेंज करूंगा, क्योंकि फिफ्थ एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सनी डेटर्स। और सिक्स्थ एडजस्टमेंट रिलेटेड है, गुड्स ऑफ ₹6,000 was sold but no entry was made in the books of accounts। इसका मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स के एडजस्टमेंट नंबर 6 है, और बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू RDD के एडजस्टमेंट नंबर 5 है, पर ये बाद में आना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो अपने टेक्स्ट बुक में मतलब क्वेश्चन में मैं फिफ्थ एडजस्टमेंट को कैंसिल करके सिक्स्थ बनाऊंगा और सिक्स्थ एडजस्टमेंट को कैंसिल करके फिफ्थ बनाऊंगा। So please remember, whenever I will solve this sum,
after fourth adjustment, I will first solve the sixth adjustment and then I will solve the fifth adjustment. So यहाँ पे हमें सारे एडजस्टमेंट्स और सारे इफेक्ट्स पता चल गए, लेकिन हमें और भी कुछ करना बाकी है। वो है इनर कॉलम में हमें जब भी कोई एडजस्टमेंट हो तो ट्रायल बैलेंस को हमें इनर कॉलम में लिखना है, पर हमें कैसे पता चलेगा और कितने लाइंस छोड़ने हैं? तो हम उसके बाजू में डॉट्स दे देंगे। दिस इज फॉर अवर रेफरेंस कि हमें कितने लाइंस छोड़ने हैं, जितने लाइंस छोड़ने हैं उतने डॉट्स दे देंगे। सो यहाँ पे हम एक एक एडजस्टमेंट्स के बारे में सोचते जाएंगे और इवन ट्रायल बैलेंस के आइटम्स के बारे में भी सोचते जाएंगे कि वहां पे कोई इंटरनल तो नहीं था, जैसे परचेज या परचेज के सामने परचेज रिटर्न और सेल्स के सामने सेल्स रिटर्न, तो हमें वहां पे भी डॉट देने हैं। सो फर्स्ट डॉट हम रखेंगे परचेज के बाजू में, दूसरा डॉट रखेंगे सेल्स के बाजू में, और फिर हमने देखा था वहां पे दो हिडन एडजस्टमेंट थे, एक था 10% इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे भी हम लोग डॉट दे देंगे, और एक था एडवर्टाइजमेंट फॉर 9 months, तो वहां पे भी हमें एक डॉट देना है। देन फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड था, वो कोई ट्रायल बैलेंस आइटम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम कोई डॉट रखेंगे नहीं। सेकेंड, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्डिंग और मशीनरी पे एक एक डॉट देना है, क्योंकि हमें वहां पे अमाउंट रिड्यूस करना है। तो बैलेंस शीट में जब हम बिल्डिंग और मशीनरी शो करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, बिल्डिंग और मशीनरी के अमाउंट को इनर कॉलम में लिख के उसके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे माइनस भी तो करने के लिए जगह चाहिए। सो वहां से हम माइनस करके फिर आउटर कॉलम में उसका फाइनल फिगर लिखेंगे। सो वी विल पुट वन डॉट बिसाइड्स बिल्डिंग एंड मशीनरी। एक एक डॉट हम लोग बिल्डिंग के बाजू में और मशीनरी के बाजू में रखेंगे। देन आपने देखा थर्ड एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल। तो हमें दोनों भी यहाँ पे जो दोनों भी इसकी इफेक्ट है, एक बिल्स रिसीवेबल से हमें माइनस करना है और डेटर्स में हमें ऐड करना है, तो दोनों भी असेट्स के आइटम है, हमें दोनों में भी एक एक डॉट दे देना है। एक डॉट हमें देना है बिल्स रिसीवेबल के बाजू में, दूसरा डॉट देना है हमें डेटर्स के बाजू में। देन जो सम में 6 एडजस्टमेंट है वो मैं पहले रीड कर रहा हूं, जिसे हमने 5th नंबर दिया है। गुड्स ऑफ ₹6,000 was sold but no entry was made in the books of accounts। तो यहां पे हमें क्या करना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो लेट्स ओके, सो ये जो है हमारा सेल्स से रिलेटेड है। अनरिकॉर्डेड सेल्स इज रिलेटेड टू सेल्स एंड डेटर्स, तो हमें क्या करना है, एड टू सेल्स एड टू डेटर्स। तो सेल्स के नीचे हमें एक लाइन छोड़नी है, बट रिमेंबर सेल्स रिटर्न भी था, तो उसका टोटल हमारा आएगा, मतलब क्या होगा, जैसे सेल्स का अमाउंट आएगा, फिर माइनस सेल्स रिटर्न, फिर टोटल होगा, फिर हमारा अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होगा। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट टोटल आया वो भी एक लाइन लेगा। इसके लिए जब भी कोई एक से ज्यादा एडजस्टमेंट हो किसी भी ट्रायल बैलेंस आइटम पे, तो बाद में जो भी सेकेंड एडजस्टमेंट है उसके लिए 2-2 डॉट छोड़ना है, मतलब 2 डॉट हमें करना है, 2 लाइंस हमें छोड़नी है। इसका मतलब हमें अभी सेल्स पे एक डॉट ऑलरेडी है और एक और एडजस्टमेंट आई तो उसके 2 डॉट्स, क्यों, क्योंकि हमें टोटल भी करना है। सो वहां पे हमें 3 डॉट्स करने हैं सेल्स के ऊपर, और डेटर्स में भी पहले से एक ऑलरेडी एडजस्टमेंट था डिसऑनर्ड बिल का, तो अभी हमें अनरिकॉर्डेड सेल्स के एडजस्टमेंट के लिए और 2 डॉट करने पड़ेंगे, मतलब टोटल डॉट्स हुए डेटर्स पे 3 डॉट्स। इसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 5 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो एडजस्टमेंट में हमें राइट ऑफ बैड डेट्स, दैट इज योर न्यू बैड डेट्स, एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स बोला है। वो 2 एडजस्टमेंट्स के लिए भी हमें 4 डॉट्स देने पड़ेंगे डेटर्स पे, मतलब ऑलरेडी पहले 3 डॉट्स थे एंड नाउ 4 डॉट्स, मतलब टोटल 7 डॉट्स। रिमेंबर, अच्छी इफेक्ट के लिए अगर आप एक्स्ट्रा लाइन छोड़ दो या तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बाद में, इसके लिए भी अगर आप एक आध एक्स्ट्रा लाइन छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 8 लाइंस छोड़ दोगे तो भी चलेगा। बट हियर वी विल पुट 7 डॉट्स, 3 अर्लियर एंड नाउ फॉर 2 एडजस्टमेंट्स, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट टोटल करना है। मैंने अभी पहले भी बताया कि हर एडजस्टमेंट के बाद अगर एक ही ट्रायल बैलेंस आइटम के ऊपर अगर एडजस्टमेंट्स बढ़ती जाती है तो हर सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए 2-2 डॉट रखेंगे। एंड नाउ देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स, सो 4 डॉट्स। ओके, नाउ वी विल सी उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो है बैड डेट्स। सो बैड डेट्स के ऊपर
हमें यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखने के लिए हम पूरा फॉर्मूला ही लिख देंगे, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरटीडी, देन वी विल टेक द टोटल एंड माइनस ओल्ड आरटीडी। तो ये जो हो गए वो टोटल 4 लाइंस लेंगे, तो हमें बैड डेट्स में 4 डॉट्स करने हैं। You can take a screenshot of this modified sum for further reference. हमें इस सम को प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। मैं आपको पूरा सम इस व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है क्या, कब, कहां पे, कैसे लिखना है, कितने लाइंस छोड़ने हैं, इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में, वो डॉट के माध्यम से हमें पता चलेगा। एंड नाउ वी विल सॉल्व द सम। सो ये जो सम है, ध्यान में रहे, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला होगा हम सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स के इसमें इफेक्ट्स देंगे, फिर दूसरा होगा एडजस्टमेंट्स का पार्ट, और तीसरा होगा क्लोजिंग का पार्ट। जैसे हम लोग एक के बाद एक अकाउंट्स क्लोज करते जाएंगे, फाइनली आपका बैलेंस शीट टैली होगा। So let's begin with the first sum practically. Here you can see the first one, Daya and Kshama are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. So यहाँ पे हमें पता चल रहा है there are 2 partners, Daya and Kshama, their ratios are equal, that is 1:1। ये हमें कब काम में आएगा, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में इसका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसे हमें डिवाइड करके जब पार्टनर्स कैपिटल में हमें ट्रांसफर करना होगा। So here we are beginning with in the books of Daya and Kshama trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019. So here your first item is stock on 1/4/2018, 65,000. So here it is an opening stock. I will write in the trading account debit side to opening stock. ये 1/4/2018 का है, इसीलिए हम इसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे क्योंकि हमारा ईयर एंड है 31st March 2019। एंड व्हाई वी आर राइटिंग इन द आउटर कॉलम, बिकॉज ये आपका इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम। क्यों आउटर कॉलम में, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। एंड नाउ द सेकंड आइटम, बिल्स रिसीवेबल 28,000। आई विल राइट हियर एट द बॉटम, व्हाई, बिकॉज आई नीड मोर लाइंस। मुझे सभी फिक्स्ड असेट्स में भी सारे टेंजिबल इंटेंजिबल आइटम्स होते हैं, देन इन्वेस्टमेंट, देन करंट असेट्स, और उसके बाद आते हैं फिक्टिशियस असेट्स। तो सारे फिक्स्ड असेट्स में इस सम में हमें पता चल रहा है बिल्डिंग, मोटर कार, मशीनरी, और उसमें भी बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर तो एडजस्टमेंट्स है, और इसके ऊपर आएगा फिर डेटर्स, और डेटर्स के और फिक्स्ड असेट्स के बीच में आएगा इन्वेस्टमेंट। सो आई विल राइट एट द लिटिल बिट बॉटम। यहां पे मैंने बिल्स रिसीवेबल लिखा है 28,000 एंड आई लीव one line. Okay, so to leave one line I have put here dash कि मैं यहाँ पे लिखना दूं। Now wages and salaries, you know wages and salaries कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाता, लेकिन यहाँ पे है वेजेस एंड सैलरीज। बट हियर इफ यू सी परचेज यहाँ पे आ नहीं रहा है। ऑलवेज ध्यान में रखना ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आना चाहिए, और अगर परचेज के साथ परचेज रिटर्न है जो इस सब में है तो आपको उतने लाइंस छोड़ देने चाहिए। सो यहाँ पे आई विल लीव सम लाइंस एंड आई विल राइट हियर टू वेजेस एंड सैलरीज एंड द अमाउंट इज 9,000, नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम। Sundry debtors 1,32,500. I will write here just above the bills receivable, sundry debtors 1,32,500.
and left minimum 7 to 8 lines. क्यों? क्योंकि इसमें 4 एडजस्टमेंट है, जो हमें 4 एडजस्टमेंट्स फिर इंटरमीडिएट टोटल, सो बीच में जो हमें टोटल भी करने पड़ेंगे, इसलिए हमें कम से कम 7 लाइंस तो चाहिए. ओके, सो 7 to 8 लाइंस यू कैन लिव इट अबाउट बिल्स रिसीवेबल. देन सन्डे डेटर्स के बाद है बैड डेट्स. सो बैड डेट्स we are going to write the complete formula as I told. मैं यहां पे बैड डेट्स का अमाउंट है, लिख रहा हूं. ये बैड डेट्स है, अमाउंट 1000. आई विल राइट द कंप्लीट फॉर्मूला. बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, and then I will leave one line for total minus old RDD, and I will write in the final total. हमें कहां पे लिखना है? आउटर कॉलम में. रिमेंबर, बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड से मिलेगा और ओल्ड RDD आपको कहां से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड. सो प्लीज रिमेंबर, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD. ये आप एक इस तरह से भी याद रख सकते हैं. ये याद रखने का सिंपल वे ONNO, and I will put here dash. Why this dash is there? So to show that it is a negative. So ये है old bad debts. यहां पे हम लोग बनी हुई bad debts लिख रहे हैं, but this is an old bad debts plus new bad debts plus new RDD minus, this is for the minus sign, minus old RDD, and here you can remember ONNO. ध्यान में रहे, बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड से मिलेगा, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड से मिलेगा, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट से मिलेगा. सो यहां पे हमने लेकिन कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया है. अगर समझो कोई आइटम नहीं है तो वहां पे हम क्या कर देंगे? डैश. बट इन दिस सम यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी आइटम रिलेटेड टू बैड डेट्स in this formula. So please remember ONNO dash. Okay, so that is this dash shows minus sign. And now after bad debts you can see purchases. Purchases के लिए हमने already जगह छोड़ के रखी है. Here I will write purchases 1,48,000. Then I will say here motor car 68,000. So I will write here motor car just above Sunday debtors. You leave 2 to 3 lines for investment, and there is an adjustment. So please write it motor car above 3 lines. Sunday debtors के ऊपर 3 lines हमें लिखना है. So motor car comes to 68,000. There is no adjustment. So outer column. वैसे आपके सम में अगर सपोज कोई आइटम ऊपर नीचे हो गया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में असेट साइड, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इस मोमेंट पे जहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो. बट स्पेस का एडजस्टमेंट करना, मतलब जैसे जगह आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए. अगर उसके नीचे सारे एडजस्टमेंट्स हैं तो वहां पे उतनी जगह आपको रखनी है. जैसे सन्डे डेटर्स में आप देख रहे हो देयर आर 7 लाइंस एटलीस्ट नीडेड. सो यहाँ पे इतनी जगह रहनी चाहिए. एंड देन मोटर कार, हियर आई एम लिविंग दिस स्पेस फॉर द इन्वेस्टमेंट. अगर सपोज आपके पास कोई जगह ना हो तो आप नीचे भी लिख सकते हैं. हियर मोटर कार के बाद है मशीनरी 1,14,800. सो जस्ट अबाउ द मोटर कार में लाइंस छोड़ के, क्यों? क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट्स है तो लाइंस हम लोग छोड़ देंगे. 1,14,800, and here I will put a dash for depreciation adjustment. Then audit fees. Audit fees is profit and loss account debit side. So I will write here audit fees 1,200. Then there is a sales return. So I will write for sales and here minus sales return. See, हमें अगर sales का फिगर नहीं भी मालूम है, no problem. You write the sales return at this moment. एक के बाद एक ऑर्डर में ही हमें जाना है.
जब सेल्स का अमाउंट आएगा तब हम लोग वहां पे फिलअप कर देंगे। नाउ सेल्स रिटर्न के बाद है डिस्काउंट। सो हियर आई विल राइट टू डिस्काउंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट। सो आउटर कॉलम ये डिस्काउंट अलाउड है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। देन देयर इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एन असेट and there is an adjustment, so I will write at the top order of liquidity. Please remember ये हम order of liquidity follow करते हैं। order of liquidity का मतलब क्या, तो जो सबसे ज्यादा assets illiquid है, मतलब जिसे बेचने में हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त जा सकता है, वो सारे असेट्स ऊपर, और जो कैश जो कि मोस्ट लिक्विड असेट्स है वो नीचे, और उसके बाद फिक्टिशियस असेट्स जो कि रियल असेट्स नहीं होते, उसे अगर बेचने जाओगे तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फिक्टिशियस असेट्स, और वो हमें सारे बॉटम में लिखने होते हैं कैश के नीचे अगर कोई होगा तो। एंड नाउ आफ्टर बिलिंग देयर इज अ कैश एट बैंक, सो आई विल राइट बिलो द बिल्स रिसीवेबल cash at bank 12,000, no adjustments, so outer column. Then there is a 10% investment. I already left some space. 10% investments. Here the amount is 20,000 and there is an adjustment, so I will write in the inner column. Now advertisement paid for 9 months. Advertisement, so here there is no space, I am writing here. If you have some space you can write to advertisement. Here amount I will write in the inner column as there is an adjustment. ये hidden adjustment है, investment भी और advertisement भी। Now royalties goes to the trading account debit side, so after wages and salaries I will write to royalties, the amount is 3,000. Now we are moving to the credit balance. First item we can see here the general reserve. General reserve लिखने के पहले हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख के दोनों पार्टनर के नाम हमें लिखने हैं, क्योंकि ये दोनों भी अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आएंगे और ये ऑलवेज टॉप में रहता है लायबिलिटी साइड में। So after this I will write here general reserve. ये अमाउंट कहां से आने वाले हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, बट ये सबसे टॉप में रहते हैं इसलिए हमने यहाँ पे स्पेस मेंटेन करने के लिए इसे लिख दिया है। बट अमाउंट कहां से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। देन here the general reserve is 14,500, there is no adjustment, so outer column. Then the next one is capital दया and क्षमा। मैंने जैसे पहले भी बताया था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल होता है पार्टनर्स का 1,60,000 and 1,20,000। After this there is a creditors, so the item is creditors। After general reserve you can write this क्रेडिटर्स का अमाउंट है 98,000, नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम। देन आरडीडी, मैंने पहले भी बताया ये ओल्ड आरडीडी है और ओल्ड आरडीडी हमें बैडेज से माइनस करना है। द अमाउंट इज 1,800, द अमाउंट इज 1,800, सो लेस फ्रॉम बैडेज ओल्ड आरडीडी मैंने यहाँ पे माइनस किया। देन सेल्स 2,85,500, so here I can do the intermediate total। अगर ये 2,85,500 है माइनस 2,000 करूं तो 2,83,500। Then there is a outstanding wages। आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक ही सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है और ये हमें लिखना है लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, नो
एडजस्टमेंट, इसके लिए ऑलरेडी खुद एक एडजस्टमेंट है, बट इसका एक ही इफेक्ट होगा अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो। देन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमने ऑलरेडी परचेज लिख के रखा है, सो नाउ परचेज रिटर्न हम परचेज से माइनस करेंगे और इसका अमाउंट है परचेज रिटर्न का 4000, I will deduct 4000 from this amount and outer column now there is no adjustment, मैंने इसे इनर कॉलम में लिखा क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट है, ओके, अनरिकॉर्डेड सेल्स का, लेकिन यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मैंने आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दिया है। देन परचेज रिटर्न के बाद है डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट अगर ये क्रेडिट साइड है तो ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड और आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, सो बाय डिस्काउंट here I will write 1800, the amount is 1800. Here your first part is over. Now we will write all the adjustments with adjustments हमें different color के पेन से मैं यूज कर रहा हूं आपके better understanding के लिए। And now the first adjustment is closing stock ₹40,000, ये हमें कहां पे लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना है, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द सेकंड इफेक्ट गोज टू असेट्स, सो आई विल राइट हियर बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक आप टॉप में लिखते हो तो क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा नीचे लिखोगे क्रेडिट साइड पे, हियर आई विल राइट द क्लोजिंग स्टॉक एज 40,000 एंड वन मोर इफेक्ट आई विल राइट हियर closing stock as, if there is a space you can write here above sundry debtors, closing stock is 40,000. So ध्यान में रहे, एक इफेक्ट मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया और दूसरा इफेक्ट मैंने असेट्स में दिया। Again I am telling you, if you don't have the space you can write at the bottom, but जो मैं आपको दे रहा हूं ये ऑर्डर के हिसाब से है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद सनी डेटर्स, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, and so that's why I am writing here and I do have a space. Now the second, depreciate building and machinery at the rate of 5% and 3% respectively. So building हमें 5% depreciation का इफेक्ट देना है, यहां पे मैं लिखूंगा depreciation at the rate of 5%. So now we have to calculate the 5% and we have to write it in the outer column. So please here 75,000 into 5 upon 100. You can see this. Okay, 5 into 0, 0, 5 5s are 25 and 5 7s are 35 plus 2, 37. So your amount is 3,750. So roughly you deduct 4,000 and then you add up 250. अगर सिंपल वे से कैलकुलेशन करना है तो इस 3,750 को 4,000 एज्यूम करो और फिर 250 उसमें ऐड कर दो, तो इसका मतलब हुआ 71,250. Okay, here one effect we are given. Now we have to give the effect of depreciation on machinery at the rate of 3%. So I will reduce depreciation at the rate of 3% from machinery. I will calculate 3% on 1,14,800 into 3 upon 100. So that's cancelled. 3 8s are 24. 3 4s are 12 plus 2 14. 1 carry. 3 1s are 3 plus 1 4 and 3 1s are 3. So the amount is 3,444. So यहाँ पे हमें अमाउंट जो मिला है वो है 3,444. Now reduce this. 10 minus 4 6, 9 minus 4 5, 7 minus 4 3, then 4 minus 3 1, then again 1 and 1. 1,11,356. ये हमें अमाउंट मिल रहा है जो आउटर कॉलम का,
लेकिन रिमेंबर यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट थे जो कि हमें डेप्रिसिएशन देना था बिल्डिंग पे भी, मशीनरी पे भी। सो नाउ वी विल गिव द सेकेंड इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हियर आई विल राइट टू depreciation building amount is 3750 and machinery 3444. Please add up both amount and write in the outer column 4, 5 plus 4 9, 7 plus 4 11, 1 carry 7194. Now we have completed our second adjustment. So less from assets and P&L debit. Here I have given the second effect. Bills receivable included dishonored bill of rupees 3000. So here dishonored bill, मैंने पहले बताया कि जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है तो पहले बिल से इसे बिल्स रिसीवेबल से माइनस करो। सो डिसऑनर्ड बिल, यहां पे मैं बिल्स रिसीवेबल से क्या करूंगा, माइनस, एंड द अमाउंट इज, डिसऑनर्ड बिल का अमाउंट है 3000। सो 28000 में से 3000 माइनस किया 25000 एंड आई विल एड अप टू द सन्ड्री डेटर्स डिसऑनर्ड बिल। प्लीज इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो 1,32,500 प्लस 3000, 1,35,500। प्लीज रिमेंबर व्हाट आई हैव डन। बिल्स डिसऑनर हुआ इसलिए मैंने बिल्स रिसीवेबल से माइनस किया और उसका जो सोर्स होता है वो डेटर्स होता है, इसलिए मैंने सन्ड्री डेटर्स में ऐड किया। So here minus dishonored bill, here plus dishonored bill. Now, and I have given the total in the inner column. Why? Because there are so many adjustments left, and here there is no adjustment left, so I have written in the outer column. Now, the next one. Goods worth rupees 1000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of accounts. Daya ने 1000 rupees का goods विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। सो नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड। सो हियर वी हैव टू राइट बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। So amount is 1000. She has withdrawn 1000 worth of goods for personal use. इसका एक इफेक्ट हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। टू ड्रॉइंग्स और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा गुड्स और अमाउंट लिखूंगा मैं दया की कॉलम में, बिकॉज दया ने ही विड्रॉ किया है, और क्षमा की कॉलम में मैं डैश रखूंगा। सो योर फोर्थ एडजस्टमेंट इज ओवर। नाउ गुड्स वर्थ रुपीज 1000, once again I just want to explain you goods worth rupees 1000 withdrawn by Daya for personal use। तो हमने एक इफेक्ट क्या दिया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। आफ्टर दिस योर एडजस्टमेंट एक्चुअली आपके जो सम में दिया है एडजस्टमेंट नंबर 6 वो हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। हमने उसे ऑलरेडी एडजस्टमेंट नंबर 5 बना के रखा है। सो हियर आई विल सॉल्व दैट एडजस्टमेंट नंबर 6 ऑफ योर सम। ओके, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने 6000 का गुड्स सेल किया है लेकिन इसकी इफेक्ट देना रह गया है। सो नाउ वी हैव टू गिव इट। सो ये क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है, सेल्स में ऐड होगा। दिस इज योर अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड द अमाउंट इज 6000। सो द टोटल अमाउंट
2,83,000 plus 6,000, 2,89,000 and this 500. So here I told already to leave 3 lines 1, 2 and 3. That's why I have given you 3 dots. एक सेल्स रिटर्न के लिए, एक उसके टोटल के लिए और उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स की इफेक्ट देने के लिए. So I have put 3 dots beside sales and the final amount is 2,89,500. ये हुआ अनरिकॉर्डेड सेल्स का एक इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट हमें देना है सन्ड्री डेटर्स. रिमेंबर, जब भी अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है तो हम इसे क्रेडिट सेल्स एज्यूम करते हैं और क्रेडिट सेल्स होता है एड टू सेल्स एड टू डेटर्स. So here I will write on recorded sales and the amount is 6,000 which I have to add up. 1,35,000 plus 6,000, so 1,41,500. Add to sales, add to debtors. Here you can see 6,000 I have added to the sales and 6,000 also added to the sundry debtors. So sundry debtors के दो एडजस्टमेंट हो चुके हैं, एक था डिसऑनर्ड बिल का और दूसरा था अनरिकॉर्डेड सेल्स का. And now we will go for the next adjustment जो आपके टेक्स्ट बुक में मतलब सम में आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है, वो अभी हमें करना है. Write off rupees 1,800 as bad debts and maintain RDD at the rate of 5% on sundry debtors. इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिख के ही रखा है. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने ऑलरेडी एक स्लोगन बोला कि add to bad debts for new bad debts and new RDD and less from debtors. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमें सिंपली अमाउंट ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस करना है और शो करना है. So let's start. Here the new bad debts is given as 1,800. So I will write here 1,800 and here I will reduce it. New bad debts less from debtors add to bad debts. So new bad debts है 1,800. हमें क्या करना है, माइनस करना है और माइनस करके हमें फिगर इनर कॉलम में लिखना है. टोटल 0 again 0, 15 minus 8 7, then for here 10 minus 1 9, then 3 and 1. So 1,39,700. Here we got this amount as 1,39,700. Next, in that continue adjustment, maintain RDD at 5% on sundry debtors. So हमें जो 5% कैलकुलेट करना है वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है. प्लीज रिमेंबर, नाउ हियर न्यू RDD at the rate of 5%, but 5% on 1,39,700. Now I have to calculate this. 1,39,700 पे हमें 5% कैलकुलेट करना है. So 1,39,700 into 5 upon 100. So here 5 7s are 35. Then 5 9s are 45 plus 3 48. Then 5 3s are 15 plus 4 19. 1 carry, 5 1s are 5 plus 1 6. So it comes to 6,985. This amount is 6,985 और मैंने किस अमाउंट पे कैलकुलेट किया, 1,39,700. रिमेंबर, जब भी आपको RDD परसेंटेज में दिया हो तो वो इफेक्ट सबसे लास्ट में देना है, क्योंकि वो परसेंटेज में और उस अमाउंट पे जो उससे जस्ट पहले आएगा बैड डेट्स रिड्यूस करके, न्यू बैड डेट्स रिड्यूस करके जो अमाउंट आएगा उस पे कैलकुलेट करना है. अगर आप ये टोटल या इस पे आप कैलकुलेट करते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा. That's why I have changed the number of adjustment also. And now we have to reduce this. Here 10 minus 5 5, 9 minus 8 1, then 16 minus 9 7, 8 minus 6 2, then 3 here as it is and 1. So 1,39,700 minus 6,985 comes to 1,32,715. So this adjustment is over, but second
here we have to give it for amount 6,985. And now I will take the total of all these three and reduce this 1,800. So 5, then 8, 9 plus 8, 17, 1 carry, 6 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 1, 9. So I will reduce 1,800 from this 9,785. So 5 minus 0, 5, 8 minus 0, 8, 17 minus 8, 9, and here 8 minus 1, 7. So amount comes to 7,985. Now, two more adjustments left for which we have to give the effect. So एक है आपका 10% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमें उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है. We will say accrued interest on investment. Amount is 2,000. I will write in the outer column. ये इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, so we have to receive yet. That's why I am giving the effect as 2,000. ये इन्वेस्टमेंट में हमने ऐड किया और इसका दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. And the amount is 2,000. So your first hidden adjustment is over, and now one more adjustment, that is your advertisement for 9 months. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, अगर 9 months का 4,500 है तो 1 month का हुआ 500 और 3 months का हुआ 1,500. So I have to say here add outstanding advertisement. I have written in a short form ADVT. So 1,500 add up करके हमें टोटल मिलेगा 6,000. So advertisement plus outstanding advertisement, here 4,500 plus 1,500 comes to 6,000. And now the second effect that we have to write on the liability side, as this is an outstanding expense, मतलब देना अगर बाकी है तो हमें आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट लायबिलिटी में शो करना है. Here the amount is 1,500. After this, your second stage is over. Now we have to go for the third stage. Here in this third stage, we have to close all the accounts, and finally your balance sheet will tally. In this third stage, we are going to close all the accounts. So यहाँ पे हमें टोटल करना है. जरा आपका ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी साइड हैवी है. हो सकता है कि कभी ग्रॉस लॉस भी आ जाए, हर बार ग्रॉस प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है. सो रफली वी विल टेक द टोटल. अगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आया तो ग्रॉस लॉस. सो हमें टोटल करना है. ये रफली हमें 3 लाख के करीब करीब दिख रहा है, और ये अमाउंट दोनों मिला के भी ओके 2,10,000 और ये 11, सो मतलब ऑलमोस्ट 2,20,000 के आसपास है. और ये एक अमाउंट अकेला ही 2,21,000 से ऊपर है. सो यहाँ पे हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये साइड हैवी है. सो हमें टोटल करना है. Here the amount is 0, then 5. Here 1 plus 9, 10, 1 carry, 4 plus 1, 5 plus 8, 13, 1 carry, 2 plus 1, 3. So 3,30,500. I will write this amount also here. And now you have to check the total 144. Here I will remove all zeros. Then 965 I will take, and 9 plus 3, 12. So 1,44,000, 65,000, and 9 plus 3, 12. Here I will add up 4 plus 9 plus 2, 111, 5 plus 6, 11 plus 1, 12, 1 carry. So 2,21,000 I have got the total. So अब इस 2,21,000 के टोटल से
हमें यहाँ पे 3,30,500 minus 2,21,000 we have to reduce. 0, 0, 5, 10 minus 1 is 9, then 0 and 1. So 1,09,500 is your gross profit. Please remember, this gross profit goes to profit and loss account. For proper effect, I will remove the remaining amounts which is creating unnecessary effects here. So please remember 3,30,500 and I got the total of this as 3,30,500 and this is the total as 2,21,000. So I got the amount of gross profit which is transferred to profit and loss account. Here I will write by gross profit 1,09,500. This is gross profit carried down and this is gross profit brought down. So 1,09,500 and now once again you have to take the total. Here if you notice this is roughly 8,000, 9,000, then 11, 6, 17 and plus 7. So 23,000, 24,000 is a roughly amount and here only gross profit is 1,09,500. It means your credit side is heavier. So take the total of these three items, only three items are there on the credit side. So here 1,09,500 plus 1,800 plus 2,000. So I will take the total 0, then again 0. Here 8, 8 plus 5, 13, 1 carry. So here 1 plus 9, 10 plus 1, 11 plus 2, 13. 1 carry, 1 and 1,13,300. So I will write this amount also. Now we have to take the total of all this. 7,985 plus 1,200, 2,300, 6,000 and 7,194. Please take the total. 5 plus 4, 9, 8 plus 9, 17, 1 carry, 10 plus 2, 12 plus 3, 15 plus 1, 16, 1 carry, 8 plus 1, 9 plus 2, 11 plus 6, 17 plus 7, 24. So 24,679 is the total of these 5 items. हमने 7,985 plus 1,200 plus 2,300 plus 6,000 and plus 7,194. We got the total amount as 24,679. Now I will deduct this 24,679 from 1,13,300. So here 1,13,300 minus 24,679. 10 minus 9, 1. 9 minus 7, 2. Then 12 minus 6, 6. Here 12, once again we are getting at 12 minus 4, 8 and one more time 10 minus 2, 8 and this 88,621 remains. So this is your net profit. But remember this amount transferred to partners capital in a divided form. तो ये हमें यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा, दया एंड क्षमा, and this is their profit sharing ratio. 1:1 means 1/2. That is 1 plus 1 is 2. So 1/2, 1/2. And now this amount is 88,621. These are divided in 2 parts. Plus here amount we have to divide this. So हमें क्या करना है? 88,621 को 2 parts में divide करना है. But if you have noticed, this amount is odd number. So after dividing by 2, it will come into the point. So यहाँ पे हमें
2 4s are 8, again 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 1s are 2, and 1 0 and 5, 2 5s are 10. So it will come to the 44,310.5. हमें इस 44,310 रुपीज 50 पैसे, इट मीन्स 0.5 मीन्स 50 पैसे को हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 44,311, बिकॉज we can't write here in the पैसे, we will write in the rupees. हम क्या करेंगे, हमने 50 पैसे दया को एक्स्ट्रा दे दिया और जो 44,310 रुपीज 50 पैसे था वो हमने कर दिया 44,311. And now for Kshama 44,310. Please check the last digit, 1 plus 0 1. बराबर हो गया. Okay, so we have divided this net profit in two parts. And now I will transfer this by profit and loss account. Here I will write in a bracket net profit. The amount is 44,311 and here 44,310. Now once again I have to take the total. I will remove this. Please take the total. This side is heavier. Okay, so 1,311 here, 4, then 6 plus, okay, 6 plus 4, 10, 1 carry. So 2,04,311. Here also we are getting 1,64,310. यहाँ पे हमें एज इट इज ये दोनों अमाउंट लिखने हैं, 1,64,310 and 2,04,311. In this here जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन. So 2,04,311 minus 1,000 is 2,03,311 and this amount is 1,64,310. So this amount now, ये हमने क्या किया, 2,04,311 में से 1,000 माइनस किया, so we got 2,03,311. Your ultimate total is same. So this is your balancing figure. ये बैलेंसिंग फिगर हमें कहां पे शो करना है, कैपिटल अकाउंट में. 2,03,311 and 1,64,310. That comes to the total. Please here 1 plus 1 2, 3 plus 3 6, 4 plus 3 7, 6 and 3. So 3,67,621. Now finally we have to close the balance sheet and tally it. Here we will take the total of liabilities. You can see the 1 first, then again 2, then 5 plus 7 12, 12 plus 5 17 plus 6 23. Now 2 remains, 2 plus 7 9, 9 plus 4 13, 13 plus 8 21, 21 plus 1 22, 2 remains, 2 plus 6 8, 8 plus 1 9, 9 plus 9 18, 18 remains, so 8, 1 remains, 1 plus 3 4, so 4,82,321. Now let's start here also. Your amount is 6 plus 5 11, 1 carry, 1 plus 5 6, 6 plus 5 11, 11 plus 1 12, 1 carry, 1 plus 2 3 plus 3 6, 6 plus 7 13, 1 carry, 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 2 15 plus 5 20, 20 plus 2 22, 2 remains. So here 2 plus 7 9 plus 1 10, 10 plus 6 16, 16 plus 2 18, 18 plus 4 22 plus 3 25, 25 plus 2 27 plus 1 28. So 2 remains and 2 plus 1 3, 3 plus 1 4.
So your amount is 4,82,321, which is exactly same. So here your sum gets over. Now few more things which I want to explain you. Remember, I have used here 3 color pens, but in exam you have to use only single color. Here I have used, for your understanding, I have used black color pen for trial balance items. For all adjustments I have used red color pen, and for closing I have used blue color pen. So I hope you can understand now the complete sum. Thank you.